हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं विक्रम चक्रवर्ती आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 4 जो कि 6 अक्टूबर 2022 को ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों ही मोड में कंडक्ट हुआ था हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, और आप सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10 सवाल करने वाले हैं जो कि NCERT सेकेंड का मॉडल पेपर था ये, और आज के 10 सवाल काफ़ी अच्छे हैं और इन 10 सवालों से आज आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज का सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्पाइनेच इज विटामिन सी इनरिच बायोफोर्टिफाइड क्रैब और कैरेट इज विटामिन ए इनरिच बायोफोर्टिफाइड। अब पहला सवाल, ये बायोफोर्टिफाइड क्या है सर जी? पहला सवाल कि सर ये बायोफोर्टिफाइड है क्या? ठीक, देखिए, नॉर्मल जो क्रॉप होती है, नॉर्मल क्रॉप या प्लांट, उनमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उनको बोलते हैं बायोफोर्टिफाइड। मतलब आपने इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई है, इन्हीं को बोलते हैं बायोफोर्टिफाइड क्रैब। और ध्यान से देखिए, आपकी बुक में जहाँ पर दिया हुआ है बायोफोर्टिफिकेशन की डिफिनीशन कि हम मिनरल, विटामिन, मिनरल की क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं न्यूट्रिएंट की, तो उन्हीं को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। अब IARI एक संस्था है दिल्ली में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने कुछ वेजिटेबल क्रॉस बनाए जो बायोफोर्टिफाइड थी। ये नॉर्मल वेजिटेबल से बेटर थी न्यूट्रिएंट के माध्यम में। ठीक, न्यूट्रिएंट के पर्पज से ये दोनों बेटर थी। अब उनमें कुछ एग्जाम्पल जो IARI ने बनाए थे, उनके एग्जाम्पल देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए, सबसे पहले उन्होंने बताया विटामिन ए इनरिच, इसमें आपका स्पाइनेच है, ठीक, कैरेट है और पंपकिन है। ये 3 ऐसे वेजिटेबल्स थे जिनको IARI ने विटामिन ए इनरिच बनाया। तो ये वाला सेंटेंस तो मुझे सही दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। ठीक, और सी इनरिच में देखिए, बिटर गॉर्ड, दैट इज करेला, बथुआ, मस्टर्ड और टोमेटो, ये विटामिन सी इनरिच हैं। तो ध्यान से देखिए, स्पाइनेच विटामिन सी इनरिच नहीं है, ये ए है, तो इसलिए ये सेंटेंस तो गलत हो गया। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि पहला गलत है, दूसरा सही है, आंसर विल बी थर्ड। इसके अलावा आयरन और कैल्शियम, आयरन एंड कैल्शियम इनरिच, ये बथुआ, ठीक है, इसमें बथुआ आता है। और प्रोटीन इनरिच में आपका ब्रॉड लवलव, फ्रेंच बीन, गार्डन पीस, ये भी एग्जांपल आपके बुक में दिए, लेकिन हालांकि क्वेश्चन आपका विटामिन ए इनरिच और सी इनरिच है। तो IARI संस्था दिल्ली की है, उसने कुछ वेजिटेबल्स को बेटर किया न्यूट्रिशनल पर्पज से। उनमें 3 एग्जांपल, स्पाइनेच, कैरेट, पंपकिन, ये ए इनरिच, और सी इनरिच, बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो। इसलिए पहला वाला गलत है, 2 सही है, आंसर विल बी थर्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म। ध्यान से देखिए, फेट का मतलब होता है भविष्य कि भविष्य, इसीलिए इस चारों ऑप्शन में विल लगा हुआ है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं एक एलियन DNA इसे मानूं, एलियन DNA, ठीक, एलियन DNA, इसका कुछ कैरेक्टर होगा। मान लीजिए ये एलियन DNA है, इसका कुछ कैरेक्टर होगा, और ये कह रहे हैं कि किसी कारणवश इसे किसी होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक, अब इस एलियन DNA में ओराई हो भी सकता, नहीं भी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ना तो क्वेश्चन में ना ही किसी ऑप्शन। ध्यान से देखिए, अब ये एलियन DNA अगर होस्ट में जाएगा तो इसके 3 भविष्य, दैट इज भविष्य। पहला भविष्य ये है कि अगर ओराई है तो ये अपना रेप्लिकेशन करके कॉपी बना लेगा। पहला भविष्य, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ओराई है, अगर ओराई नहीं है मान लो, ठीक, और अगर ये होस्ट के जीनोम से, होस्ट के पास अपना क्रोमोसोम भी तो होगा, अगर ये एलियन DNA होस्ट के क्रोमोसोम से जुड़ जाए, उससे इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो जब ये कॉपी बनाएगा तो इसकी भी कॉपी बनेगी, अगर ऐसा हो। और तीसरा ये है कि अगर ओराई नहीं है और ये इंटीग्रेट नहीं हो पाया तो ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब ये इस होस्ट से जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता है। जुड़ा तो अपनी कॉपी बनाएगा, नहीं जुड़ेगा तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब देखते हैं इन 3 भविष्य के संबंध में कितने आपके स्टेटमेंट इससे मैच करते हैं। पहला लिखा, इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ये कह रहे हैं कि खुद ही अपने आप ये प्रोजनी में अपना मल्टीप्लाई करेगा। गलत है, यहाँ सेंटेंस लिखा होना चाहिए था
इफ इट हैव ओराई देन इट विल मल्टीप्लाई। आप किसी के भविष्य को ऐसे तो कह ही नहीं सकते। मैंने क्या कहा, ओराई होगा तो रेप्लिकेट करेगा, नहीं होगा तो जुड़ेगा। जुड़ भी सकता है और नहीं भी, नहीं जुड़ा तो खत्म हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ, गलत है, क्योंकि ये सीधा सीधा बता रहे हैं कि अपने आप ही कॉपी बना लेगा, ये गलत बात है। दूसरा लिखा इट विल टेक कंट्रोल ऑफ होस्ट, नहीं, ये एक एलियन डीएनए है और होस्ट के जीनोम की मशीनरी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये गलत है। अब तीसरे ऑप्शन में बच्चों को दिक्कत हुई, इट विल बी नॉट इंटीग्रेटिंग विद द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट सो दैट इट कैन नॉट कोऑर्डिनेट। ये कह रहे हैं कि ये जुड़ ही नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूं, भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है, भविष्य में हम कामयाब होंगे और नहीं भी। अब पहले से ही आप कह दो कि ये कामयाब हो ही नहीं पाएगा, तो ये तो गलत बात है। आप तैयारी कर रहे हैं, नीट में सिलेक्शन हो भी सकता और नहीं भी। अब ये सेंटेंस लिखा हो कि ये सेलेक्ट होगा ही नहीं, तो ये गलत बात है। बात को समझिए, ये कह रहे हैं कि इट विल नॉट इंटीग्रेटिंग विद द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट सो दैट इट कैन नॉट कोऑर्डिनेट विद द ओराई सीक्वेंस, मतलब ये एलियन डीएनए इससे इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता है। ये सेंटेंस इसलिए गलत है। हो भी सकता है, नहीं भी। अगर हुआ तो इसके साथ जुड़ के अपनी कॉपी बनाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। अब क्या लिखा, मोस्ट लाइकली। क्यों लिखा है मोस्ट लाइकली, क्योंकि ज़्यादातर जो एलियन डीएनए होते हैं उनके पास खुद की ओराई नहीं होती, तो मोस्ट लाइकली इट विल बी नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ ओनली, ये सेंटेंस इसलिए सही है। ठीक, बाकी के तीन भविष्य में टोटली निगेटिव पॉइंट को बोलने की, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो किसी एलियन डीएनए के होस्ट में तीन भविष्य होते हैं। पहला, अगर ओराई है तो कॉपी बना लेगा, नहीं है तो जुड़ेगा। अगर जुड़ गया तो अपनी कॉपी बनाएगा, और नहीं जुड़ पाया तो फिर ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। और कह रहे हैं मोस्ट लाइकली इट विल बी नॉट एबल टू मल्टीप्लाई, ज़्यादातर क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास ओराई नहीं है। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में ओराई का जिक्र है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर इसलिए फोर्थ है। तीसरा इसलिए गलत है कि ये इसके भविष्य के बता रहे हैं कि ये जुड़ ही नहीं सकता है, तो इसलिए गलत है सेंटेंस। चौथा आंसर, अब लिखा इंडस्ट्रियल मैनेजर एज ऑब्जर्व इन पेपर्ड मॉथ, इसी को हम बिस्टन बटलेरिया कहते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है बिस्टन बटलेरिया। प्रूफ दैट, कहते हैं कि इंडस्ट्रियल मैनेजर कारण जो पेपर्ड मॉथ थी, ब्लैक वाली वैरायटी, मान लीजिए जो ब्लैक वैरायटी है, इसका क्या प्रूफ करता है। देखिए, देखने में तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है भाई 4 2 ऑप्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आज हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से इसके कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। देखिए, लेट अस सपोज, मान लीजिए ये पॉल्यूशन, या इसे मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कहूं। ठीक, देखिए मैं एक टाइम पीरियड मान रहा हूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन या पॉल्यूशन में इंक्रीमेंट। कहते हैं इंडस्ट्री बढ़ी तो पॉल्यूशन भी बढ़ा, यही आपकी बुक में लिखा है। एक डेटा लिखा है 1850s। ध्यान से देखिए, एक घटना आपकी, ठीक, एक घटना मान ली, एक हैबिटेट नेचर अभी है पॉल्यूशन से पहले, एक हैबिटेट आपका पॉल्यूशन के बाद है। पहले जो वैरायटी थी, पहले ये वाइट वाले को बना रहा हूं, ठीक है, और लेट अस सपोज ये मैं ब्लैक वाले को बना रहा हूं। मान लीजिए मैं क्या बता रहा हूं, ठीक। अब देखिए, इसे आप वाइट फॉर्म माने, जैसे मैंने वाइट बना दिया, और इसे आप ब्लैक मान लें समझने के लिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक हम समझा नहीं सकते हैं। ठीक, ये ब्लैक फॉर्म है, ब्लैक फॉर्म को ही मेलैनिक फॉर्म कहते हैं। सारे टर्म को प्रॉपरली देख लीजिए, इसे मेलैनिक फॉर्म कहते हैं, ब्लैक फॉर्म कहते हैं, इसे वाइट फॉर्म कहते हैं, और इसी को लाइटर फॉर्म बोलते हैं, मतलब हल्का रूप, और इसे डार्कर बोलते हैं। ठीक, ये दोनों पॉल्यूशन से, इंडस्ट्रियल से पहले थी, तो इनका नंबर ज़्यादा था। ठीक, नेचर इनको फेवर कर रहा था। क्यों, क्योंकि प्रीडेटर से पेड़ों के ऊपर गंदगी नहीं थी, कालापन नहीं था, तो इनको पिकअप नहीं किया था, इनको पिकअप कर लिया प्रेडेटर ने। प्रेडेटर इनको आसानी से खा लेते थे, तो इनका नंबर कम हो गया, इनका नेचुरल सिलेक्शन इनका हो रहा था। अब जब पॉल्यूशन आया तो पेड़ों की छाल पर ब्लैकनेस बढ़ने लगी पॉल्यूशन की वजह से, तो इनको आसानी से, क्योंकि आपको पता है ये काले पे वाइट आसानी से दिख जाता है और वाइट पे सफ़ेद आसानी से दिख जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट होते हैं। तो जब पॉल्यूशन बढ़ा तो ब्लैकनेस बढ़ने लगी, ठीक है, अब पॉल्यूशन बढ़ने लगा, तो वाइट वाले को प्रेडेटर ने आसानी से पिकअप करना शुरू किया, मतलब खाना शुरू किया, तो इनका नंबर वाइट वाले घटने लगा।
वाइट वाले का नंबर जो है वो घटने लगा, ठीक, और ठीक है, इनका नंबर जो है ये घटने लगा और इनका नंबर बढ़ने लगा। मतलब अब पॉल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद नेचर ने इनको फेवर करना शुरू किया, मिलेनिक फॉर्म को, ब्लैक फॉर्म को, और नेचर ने इनको नहीं फेवर किया इनका, इसलिए इनका नंबर बढ़ गया। आपके ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म क्या शो करता है, नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म ये बताता है कि भाई नेचर बदला तो इनका नंबर बढ़ा, एक स्पीसीज घटी, एक का इवोल्यूशन हुआ। तो आप ध्यान से देखिए कि पॉल्यूशन के पहले ब्लैक और वाइट दोनों थे, पॉल्यूशन के बाद ही ब्लैक वाइट दोनों थे, ठीक। पॉल्यूशन नहीं है तो एडवांटेज किसको मिल रहा है, वाइट वाले को। अब पॉल्यूशन है तो ब्लैक वाले को एडवांटेज मिल रहा है। मतलब अलग अलग हैबिटेट में दोनों को अलग अलग एडवांटेज मिल रहा है। अब पहला सेंटेंस लिखा, मिलेनिक फॉर्म ऑफ द मॉथ हैज नो सिलेक्टिव एडवांटेज ओवर लाइटर फॉर्म इन, गलत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मिलेनिक फॉर्म को यहाँ एडवांटेज मिल रहा है इंडस्ट्रियल में, तो ये सेंटेंस इसलिए गलत है। द लाइटर फॉर्म मॉथ हैज नो सिलेक्टिव एडवांटेज ईदर इन पॉल्यूटेड, ये तो सही है, लेकिन नॉन पॉल्यूटेड एरिया में इसको एडवांटेज था, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। और मिलेनिज्म इज ए पॉल्यूशन जनरेटेड स्पीसीज, मिलेनिज्म एक कैरेक्टर है किसी ऑर्गेनिज्म का, और कैरेक्टर जीन से आते हैं, ठीक। तो ये जो ब्लैक वाली वैरायटी थी ये पॉल्यूशन की वजह से नहीं आई थी, पॉल्यूशन के पहले भी थी, तो इसलिए सेंटेंस गलत है। अब एक बात और, नेचर में दुनिया में इतनी सारी वैरायटी जो आप देख रहे हैं, जो स्टेबल स्पीसीज, एग्जिस्टेबल स्पीसीज आप देख रहे हैं, नेचर में फर्स्ट टाइम कोई भी स्पीसीज या कोई वैरायटी आती है तो वो म्यूटेशन से आती है। अब म्यूटेशन के बाद इस बात पर डिपेंड करता है कि वो स्पीसीज आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसका नेचर में नेचुरल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। लेकिन नेचर में फर्स्ट टाइम कोई भी स्पीसीज, कोई वैरायटी आप किसी पौधे, किसी जीव जंतु को देखते हैं तो पहली बार जो आता है वो रैंडम म्यूटेशन से आता है, और हमें पता है कि म्यूटेशन रैंडम होता, सडन होता है, एकाएक हो जाता है। तो बात को समझिए। तो लिखा है कि ट्रू मिलेनिक फॉर्म अराइज बाय रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन, ये अपने आप हुआ था और नेचर में दो वैरायटी थी। बात को समझिए। डार्विन का वीक पॉइंट यही था कि वो सोर्स ऑफ वेरिएशन नहीं बता पाए थे, ठीक है। वो ये तो बता रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है इसका, लेकिन ये ब्लैक वाला कहाँ से आया ये वो नहीं बता पाए थे। दैट इज अनेबल टू एक्सप्लेन सोर्स ऑफ वेरिएशन, काज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसलिए चौथा सेंटेंस सही है और इसका आंसर चौथा है। नेचर में कोई वैरायटी, कोई स्पीसीज सबसे पहले रैंडम रिकरिंग म्यूटेशन से आती है। अब नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि उस स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा और भविष्य में वो एक एग्जिस्टेबल स्टेबल स्पीसीज के रूप में जानी जाएगी कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ा है तो अब ये स्टेबल है, एग्जिस्टेबल स्पीसीज है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। और ये आपका 2015 में पूछा गया कि इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म क्या शो करता है, तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म नेचुरल सिलेक्शन को शो करता है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं आपकी बुक में जहां पर दिया है कि एक ए स्ट्रेन का बैक्टीरिया था, एक बी स्ट्रेन का बैक्टीरिया था, आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन लगाया, ये खत्म हो गए और ये बच गए, और थोड़ी देर के बाद इन्होंने अपनी कॉलोनी बढ़ा ली, तो इसको ही बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि इनके अंदर रेजिस्टेंस पहले से था। अब देखिए, रेजिस्टेंस का होना एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए जीन है, तो जीन में इनके में थोड़ा चेंज हुआ जीन में, तो ये बी वाले आए। मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइटर फॉर्म थी, थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ तो ब्लैक फॉर्म आ गया। अब नेचर ने एक समय पे इसको फेवर किया, एक समय पे इसको फेवर किया, तो जो नेचर में ब्लैक से वाइट आए या वाइट से ब्लैक आए, ये जीन का चेंज होना है, और जीन का चेंज होना ही सडन हुआ तो म्यूटेशन है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, दैट इज चौथा आंसर। अब हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट है, आपकी बुक में ये बायोडायवर्सिटी से लिया गया क्वेश्चन है। आपकी बुक में डेटा है कि पिछले 500 सालों में ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई, जिनमें पहला एग्जांपल आपकी बुक में स्टीलर सी काऊ, ठीक, और दूसरा है पैसेंजर पिजन, ठीक, पैसेंजर, और ये दोनों के दोनों एनिमल हैं। पहली बात, ये एक्सटिंक्ट हैं, ठीक। और दूसरा एग्जांपल दिया है एलियन स्पीसीज इन्वेजन का, ठीक है। ये बायोडायवर्सिटी लॉस के काजिंग फैक्टर थे। इनमें 3 एग्जांपल है, लैंटाना, पार्थेनियम, ठीक, और वाटर हैसिंथ। अब ये तीनों के तीनों प्लांट हैं, पहली बात, और ये एलियन इन्वेजिव स्पीसीज हैं, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। तो पहले का पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट एनिमल, ये सही है, और लैंटाना एक्सटिंक्ट प्लांट ये गलत है, ये एलियन प्लांट है तो ये गलत है। पार्थेनियम एलियन स्पीसीज तो है लेकिन एनिमल नहीं, ये प्लांट है, पहली बात। और को एक्सटिंक्शन जो होता है ये ऑब्लिगेट रिलेशन का परिणाम होता है, ठीक है, मतलब जिएंगे साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ, तुम हो तो हम हैं और तुम हो तो हम भी नहीं हैं। बात को समझिए। तो अब ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ।
को एक्सटिंक्शन। और इसके एग्जाम्पल आपके जो हैं, एक तो माइकोराइजा है, ठीक, एक माइकोराइजा है ऑब्लिगेट रिलेशन का, ठीक, और दूसरा है यक्का और मौत का रिलेशन, ठीक है। बिना ये एक दूसरे के लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक नेचर में हटा तो दोनों खत्म हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं को इवोल्यूशन। और जहाँ को इवोल्यूशन लगता है वहीं पर को एक्सटिंक्शन भी लगता है। जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ, दैट इज को इवोल्यूशन, को एक्सटिंक्शन एक साथ चलता है। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है, ऑब्लिगेट रिलेशन होता है। तो हमारा सिर्फ एक सही है। अब हमारा एक फर्स्ट नहीं है, हमारा आंसर चौथा है। लिखा यूटीआर। आपको पता है कि बॉडी की जितनी नीड होती है उतना ही प्रोटीन बनता है, उतनी ही जीन एक्टिव होती है। मान लीजिए ये एक एमआरएनए है बहुत बड़ा सा, ठीक, और बॉडी की नीड है केवल एक समय पर इतने ही पार्ट का, कि हमें इतने से ही हमें प्रोडक्ट बनाना है। लेट अस सपोज प्रोडक्ट बनाना है, और हमें पता है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस, एनर्जी लगती है, ठीक, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक। तो शरीर की जितनी नीड होती है बॉडी की उतना ही प्रोटीन बनता है। और जिन भागों का आपका ट्रांसलेशन नहीं होता है एमआरएनए से, वही कहलाते हैं यूटीआर। तो ये 5' इंड के इधर भी होते हैं और 3' इंड के इधर होते हैं। आपकी बुक में लिखा कि यूटीआर इज रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन। अब ये बड़ा समस्या भाई, इफिशिएंट ट्रांसलेशन मतलब हमें जितनी नीड थी हमने सिर्फ उतनी ही प्रोटीन बनाई और बॉडी की एनर्जी को कंजर्व किया, तो एक तरह से शरीर की इफिशिएंसी बढ़ी है। इसीलिए कहा गया कि यूटीआर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट। अब ध्यान से देखिए, ये एमआरएनए का सीक्वेंस था जिसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये यूटीआर एमआरएनए सीक्वेंस ही है? एक तरह से ये आरएनए सीक्वेंस है। चौथा आंसर, ठीक है। तो यूटीआर क्या, एमआरएनए का वो सीक्वेंस जो ट्रांसलेट नहीं होता, इफिशिएंसी के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि शरीर की जितनी नीड होती है उतनी ही प्रोटीन बनती है एक समय पर। तो ये चौथा आंसर आ गया। अब यानी कि हाउ मेनी आर करेक्ट मैचिंग अकॉर्डिंग टू हार्मोन एंड देयर टारगेट। आपको पता है कि हमारी बॉडी में कोई हार्मोन मान लीजिए है, लेट अस सपोज हार्मोन, तो इसका अपना एक टारगेट होगा। अब एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये निकला कि सर ये टारगेट हो क्या सकता है? ये सेल हो सकता है, ये टिश्यू हो सकता है, ये आर्गन भी हो सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ टारगेट पूछा गया, ये सेल टिश्यू कुछ भी हो सकता है। आपको पता है ऑक्सीटोसिन, ठीक, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है जो कि एक्चुअली में हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है और ये लेबर पेन प्रोड्यूस करता है। पहला प्रश्न, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस करता है और मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है चाइल्ड बर्थ के लिए, इसलिए इस पे काम करता है, ये सही है। एफएसएच जो होते हैं ये आपके गोनाडोट्रोपिन होते हैं, सर्टोली सेल पे काम करते हैं, ठीक है। जीएनआरएच जो है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन मतलब सिंथेसाइज होते हैं और ये काम करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर काम करेंगे ताकि गोनाडोट्रोपिन रिलीज हो और यही गोनाडोट्रोपिन एफएसएच एलएच है, तो ये भी सही है। और एलएच का काम होता है ओवुलेशन काम करना, और ओवुलेशन होगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से, तो ये भी सही है। और एलएच सर्टो सेल पे काम नहीं करता। ए बी सी डी 4 सही हैं, तो हमारा 4 ये नहीं, हमारा 4 यहाँ पर है, दैट इज थर्ड आंसर। मैंने क्या बताया, हर हार्मोन का हमारे शरीर में एक टारगेट आर्गन होता है जो कि वो एक स्पेसिफिक काम करता है। ऐसा नहीं होता कोई भी हार्मोन, कुछ हार्मोन होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक। अगर किसी आर्गन पर एक फंक्शन के लिए एक से अधिक हार्मोन काम करे, सिनर्जिस्टिक। और अगर एक हार्मोन अकेला अपना खुद का फंक्शन करे, बोलेंगे इंडिविजुअलिस्टिक। ये तीनों के तीनों टर्म आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में प्लांट हार्मोन में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट हार्मोन में लिखा है तो वो टर्म एनिमल हार्मोन पर नहीं लगेंगे, वो इसीलिए लिखा है कि एक हार्मोन एक से एक आर्गन पर कई हार्मोन काम कर सकते हैं, तो बोलेंगे सिनर्जिस्टिक। अपोजिट काम करेंगे बोलेंगे एंटागोनिस्टिक। जैसे आपका एएनएफ और जीएफआर है, मतलब ये रास मैकेनिज्म है, ठीक। जैसे आपका इंसुलिन और ग्लूकागान है, ये एंटागोनिस्टिक है। तो हार्मोन एंटागोनिस्टिक, सिनर्जिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक तीनों हो सकते हैं। थर्ड आंसर आप लिखा था गिवन बिलो फिगर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई कोलाई। ये तो आप सबको पता है, ये पीबीआर 322 का है, ठीक। देखने में छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है कि है बड़ा कंसेप्ट का क्वेश्चन। आपको पता है कि ये जो एम्पार लिखा है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। क्या है ये? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और ये भी वही है, ठीक। इसका मतलब जीन है तो इसका एक फंक्शन होगा, ठीक। जीन तो फंक्शन करती है, और क्या करती है ये, इस
इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस का काम करती है, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक, आपको पता है जीन होते हैं तो उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। ठीक, जीन का मान लीजिए ये अपना एक सीक्वेंस होगा ऐसे, लेट अस सपोज। ठीक, मान लीजिए मैं कहूँ A T T C C C और G। ठीक, ये जीन का अपना एक सीक्वेंस मान लीजिए है। आपको पता है कि एक पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ जीन का अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। किसी कारणवश अगर इनके सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गए तो इनसे जुड़े हुए फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि जब आप किसी एलियन डीएनए को टेटार पर या एम्पार पर लाइगेट करते हैं तो इनकी एंटीबायोटिक रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जीन डिस्टर्ब हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसे कोई जीन है और मैंने उठा के यहाँ लाइगेट कर दिया। अब सिचुएशन क्या बनेगी आप देख सकते हैं। अब सिचुएशन ये बनेगा कि ये, ठीक, यहाँ पर अब ये जीन भी आ गया तो अब जो ये पूरा का पूरा पहले जो फंक्शन कर रहा था अब ये फंक्शन नहीं करेगा। तो फंक्शन इसका क्या था, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस का काम करता था, तो इसकी ये प्रॉपर्टी चली गई। तो इसीलिए आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि जब किसी डीएनए को टेटार पर लाइगेट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। जब एम्पार पे लाइगेट करते हैं तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, और जिस पर लाइगेट करते हैं उस मीडियम में कभी नहीं ग्रो करता क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं। बात को समझिए। आपको पता है कि ये एक जीन है, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, हर डीएनए का अपना एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। अगर सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया तो उनका फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपको तो कोडान जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं और यही ट्रिपलेट कोडान जो होता है वो प्रोटीन को कैरी करता है। तो इसलिए लाइगेट करने पर इनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अब देखते हैं इनके लिए क्या क्वेश्चन पूछेगा। लिखा है कि एलियन डीएनए लाइगेट एट BAMH1 साइट देन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वर्क ए सेलेक्टेबल मार्कर। मैंने क्या कहा, अगर आप BAMH1 पे लाइगेट करोगे, लेट अस सपोज BAMH1 पे कोई डीएनए ऐसे लाइगेट किया गया तो इनकी प्रॉपर्टी जो होगी टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक, तो जिस पर लाइगेट करते हैं वो वाला एंटीबायोटिक जो होता है वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम नहीं करता। तो इसका एक शॉर्टकट दिमाग में सेट कर लीजिए, जिस पर लाइगेट करेंगे तो दूसरा वाला काम करेगा सिलेक्टेबल मार्कर। तो अगर मैंने यहाँ लाइगेट किया तो एम्पिसिलिन वर्क करेगा सिलेक्टेबल मार्कर, मैंने यहाँ लाइगेट किया तो ये करेगा सिलेक्टेबल मार्कर, ये भी सही है। ठीक, जिस पर लाइगेट करेंगे तो उसके प्रति रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा और वो वाला एंटीबायोटिक नहीं शो करेगा, और जिस पर लाइगेट करेंगे उस मीडियम के एंटीबायोटिक में रिकम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा। तो लिखा है कि एलियन डीएनए लाइगेट एट सेल 1 साइट देन रिकम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। ये सही है। आपने इस पर लाइगेट किया तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खत्म हो गया तो एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा। ठीक, तो इसका शॉर्टकट ये है कि जिस पर लाइगेट करते हैं वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम नहीं करेगा, दूसरा करेगा। मैंने यहाँ लाइगेट किया तो ये करेगा, यहाँ लाइगेट करेंगे तो ये करेगा, और जिस पर लाइगेट करते हैं उस मीडियम में ग्रो भी नहीं करेगा। ठीक है तो यहाँ है सेल 1 पे हमने लाइगेट किया है तो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करेगा, और अगर हमने PBU फर्स्ट पे लाइगेट किया होता तो इस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन के ग्रो करता। हो सकता है आगे भविष्य में आपको क्वेश्चन मिले PBR से संबंधित, तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए। जिस पर लाइगेट करेंगे वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम नहीं करेगा और उस मीडियम में ग्रो भी नहीं करेगा। तो ये तीनों सही हैं, ABC, दैट इज फर्स्ट आंसर। व्हाट इज द क्राइटेरिया बाई विच इकोलॉजी डिक्लेयर हैबिटेट हॉट स्पॉट। अभी तकरीबन 1.5 साल पहले जब कोविड की महामारी चल रही थी तो जिन इलाकों में पेशेंट बहुत ज़्यादा थे कोविड के उन्हें घोषित किया गया था हॉट स्पॉट। तो क्या ये वही हॉट स्पॉट नहीं लिखा है? सीधी सी बात है, बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में ये क्वेश्चन है। तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा हों। ठीक, नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा हो, इसी को हम हाई डिग्री, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक, ये तो आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न, मान लीजिए अगर इंडिया में कोई स्पीसीज पाई जाती है और किसी कारणवश वो दुनिया में किसी और जगह पे नहीं पाई जाती है। मान लीजिए लेट अस सपोज कि इंडिया में कोई स्पीसीज पाई जाती है, कोई आम की ऐसी वैरायटी जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, केवल हिंदुस्तान में मिलती है। अगर किसी कारणवश वो स्पीसीज खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया से वो खत्म हो जाएगा। ठीक, केला अगर हिंदुस्तान में मान लीजिए खत्म हो जाए सारे पेड़, तो दुनिया से केला नहीं खत्म होगा। बात को समझिए, यहाँ से मोर खत्म हो जाए तो दुनिया से मोर नहीं खत्म होगा। हम बाहर से मंगा करके भी फिर से ब्रीडिंग के प्रोसेस से उसको डेवलप कर सकते हैं। तो बात को समझिए, तो किसी भी जगह को हॉट स्पॉट तभी घोषित करेंगे एक तो उसमें हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो, नंबर ऑफ स्पीसीज भी ज़्यादा हो और उनके टाइप बहुत ज़्यादा हों। ठीक, दैट इज डाइवर्सिटी। और वहाँ
कुछ ऐसी स्पीसीज पाई जाती हों जो कि एंडेमिक हों। एंडेमिक का मतलब ऐसी स्पीसीज जो केवल एक पार्टिकुलर प्लेस पे पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। जैसे अक्सर सुना होगा हिमालय की जड़ी बूटी और कहीं नहीं मिलती, ठीक। तो एंडेमिक हो मतलब अगर ये जगह खत्म हो गई तो ये स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। बात को समझिए। तो इनको बचाना पहले जरूरी है। तो नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वो प्लेस पे एंडेमिक। अब ऑर्गेनिज्म वहाँ पे छोटे हों बड़े हों उससे कोई मतलब नहीं, हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो केवल हम टाइप की बात करेंगे, केवल नंबर की बात करेंगे, उनके साइज की बात नहीं करेंगे। हाथी अगर मान लीजिए एक प्लेस पे 1000 हाथी हों तो वो डाइवर्सिटी नहीं है। 10 हाथी हों, 10 शेर हों, ठीक है, 10 लकड़बग्घे हों, 10 पौधे हों, तब डाइवर्सिटी ज़्यादा है। हाथी की साइज भले बहुत बड़ी ज़्यादा है लेकिन वो केवल एक स्पीसीज है। बात को समझिए। टाइप एंड नंबर से मतलब होता है, साइज से कोई मतलब नहीं। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट सही है और दूसरा सही है। कंसेप्ट का क्वेश्चन था, ए एंड बी सही है, ठीक। अब एक प्रश्न, सर ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, अब इसको भी यहीं देख लीजिए। ये आपका PYQ है, ये मेन से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका ये एक हैबिटेट है, यहाँ पर कुछ मान लीजिए स्पीसीज ए, इसका नंबर बहुत कम है, ठीक, ये रेयर है बिल्कुल बहुत कम, और सी की संख्या ज़्यादा है, डी की थोड़ी कम है। तो जब आप बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे इस हैबिटेट की, मान लीजिए इस हैबिटेट में आप बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो आप इन चारों को कंसीडर करेंगे। ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि बी वाला एकदम रेयर है, इसकी संख्या बहुत कम है, डी बहुत ज़्यादा है, तुम केवल इसी को लेंगे। बात को समझिए। बायोडाइवर्सिटी में एक दिए गए हैबिटेट में पाई जाने वाली सभी ऑर्गेनिज्म को, सभी स्पीसीज को कंसीडर किया जाता है, भले उनका नंबर बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा हो, डोमिनेंट हो, रेयर हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बात को समझिए। बायोडाइवर्सिटी में पूरे उस हैबिटेट में पाई जाने वाली सभी स्पीसीज को कंसीडर किया जाएगा, जिनका नंबर कम हो, छोटे हो, बड़े हो, उससे कोई मतलब नहीं। बात को समझिए। तो इसलिए ए एंड बी इसका आंसर आ गया भाई, दैट इज सेकेंड आंसर। अब लिखा था आई ऑफ ऑक्टोबस, ये तो आपकी बुक की लाइन ही है, आपके दो चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उससे आप याद कर लीजिए। आई ऑफ ऑक्टोबस ये एनालोगस ऑर्गन है और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस, ये भी सही है, ये आपकी बुक की, ये भी कन्वर्जेंट, तो ये दोनों सही है। आपकी बुक की लाइन है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंडिल वगैरह भी एग्जाम्पल दिए हैं, उससे आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आप विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट इन एसेसरी डक्ट। आप देखिए स्टरलाइजेशन ऑफ बैरियर, बच्चों को इसमें दिक्कत हो, इसका चौथा देखिए ध्यान से। स्टरलाइजेशन तो हमें पता है कि एसेसरी डक्ट में वास्ट डिफरेंस हुआ, फैलोपियन ट्यूब हुआ, जब आप उसे कट करेंगे तो ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कट करके ब्लॉक कर देंगे तो गैमीट का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, सपोज दैट, ठीक, ये आपका यूट्रस है फीमेल में, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन की साइट, फर्टिलाइजेशन की साइट, फर्टिलाइजेशन साइट यहाँ पर है, और ये मान लीजिए ओवरी है आपका, ठीक, ये फर्टिलाइजेशन साइट है। अब लेट अस सपोज आप डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स, ये बैरियर होते हैं, वो सर्विक्स में पहने जाते हैं, ठीक है, सर्विक्स में यहाँ पर पहने जाते हैं। अब मेल से जब इंसेमिनेशन हुआ तो स्पर्म जो होता है वो यहीं जाके रुक जाएगा, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। बात को समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्ट्स, ये फीमेल में यूज होते हैं, सर्विक्स में पहने जाते इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ से स्पर्म जब इंसेमिनेशन के बाद एंट्री किया तो यहीं पर रुक जाएगा, इसका ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइजेशन साइट तक जाता ही जाता है, तो हमने इसके ब्लॉकेज को रोका है, इसलिए बैरियर भी है। अब ये यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये एसेसरी डक्ट होती है, आपकी बुक में दिया हुआ है। बात को समझिए, ये एसेसरी डक्ट है, तो एसेसरी डक्ट में हमने गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया है, तो स्टरलाइजेशन और बैरियर दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये लिया गया क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। तो आज से ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, आज के सभी सवाल बहुत ही अच्छे थे, बहुत कॉन्सेप्चुअल थे, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरा सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। और टेस्ट में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। टेस्ट ही फुल सिलेबस, नीट, जितने प्रकार के टेस्ट हो सभी में पार्टिसिपेट करिए। टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तरीके से एनर्जेटिक होंगे, और आप अपने प्रत्येक पेपर में होने वाले गलतियों पे एनालिसिस ज़रूर कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए सफलता आपको शानदार मिलने वाली है। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर विमल सर आपका अपने प्रिय न्यू लाइट नीट चैनल पे स्वागत करता हूं।
कल यानी कि 6 अक्टूबर 2022 को जो आपका फुल लेंथ टेस्ट पेपर हुआ था, उसमें केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन का सेशन लेके आपके सामने आया हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे सारे कंसेप्ट को रियलाइज़ करेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कि आपसे वहाँ पे गलतियाँ कहाँ पे हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट से एसिटिक एसिड यूज हुआ है। और सेकेंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर कभी भी अगर ऐसा बोले कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे डाइल्यूशन किया जा रहा है। डाइल्यूशन का मतलब जब हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डाइल्यूशन को बढ़ाते जाते हैं तो उससे होता क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन बढ़ते चले जाते हैं, और जब सॉल्यूशन में नंबर्स ऑफ आयन बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो बढ़ती है। और चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात किया जाए, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात किया जाए, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें और उसमें डाइल्यूशन को बढ़ाते चले जाएंगे तो होता क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से करेंट कैरिंग चार्ज पार्टिकल बढ़ते चले जाएंगे, तो वहाँ पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, जब डाइल्यूशन हम लोग करेंगे तो डाइल्यूशन करने पे अब वो तो कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कम्प्लीटली ब्रेक हो गए, 100% अपने आयनिक फॉर्म में ब्रेक हो गए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब उनकी बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने पे होता क्या है कि चार्ज के बीच में आयंस के बीच में सिपरेशन बढ़ने लगता है। सिपरेशन बढ़ने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से अब उन आयंस का मोबिलिटी बढ़ गया। अब मोबिलिटी बढ़ गया तो इसका मतलब फिर से उनका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब चाहे इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, इन दोनों के केस में जब आप डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये गलत है कि इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कही जाए चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कही जाए, उस केस में दोनों केस में इंक्रीज करता है। और कैसे इंक्रीज करता है अभी हमने देखा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमारे पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की बात यहाँ पे कही जा रही है। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें हम वाटर, इसका मतलब एक सॉल्वेंट को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा, एक कंसंट्रेशन ऐसा उसमें आएगा जिसमें कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंप्लीट 100% में ब्रेक हो जाएगा। तो जब कोई सॉल्यूशन, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट अपने कंप्लीट डिसोसिएशन में ब्रेक हो जाए, कंप्लीट आयन में ब्रेक हो जाए, हम इतना सॉल्वेंट उसमें मिलाते जाए कि ऐसा स्टेज आ जाए, एक ऐसा कंसंट्रेशन आ जाए जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो उसमें नंबर्स ऑफ आयन हो तो कंप्लीट ब्रेक हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब होता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये दोनों की बात कही जा रही है। इसका मतलब चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, दोनों का एक तरीके से अगर इसमें जो बोला गया है कि दोनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों का बराबर होगा, स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, क्योंकि इसमें दोनों में कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया आयंस के बीच में, वो अपने 100% आयन के फॉर्म में ब्रेक हो चुके हैं। तो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में ऐसा कोई भी नहीं होगा कि वीक वाला अधिक या स्ट्रांग वाला अधिक, इस तरीके से दोनों का बराबर होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हायर बोला गया था, हायर नहीं होगा, दोनों का एज इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि जब मोलर कंडक्टिविटी की बात कही जाए तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, एट डाइल्यूशन को हम बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है।
और एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों का बराबर होता है, उसमें हायर कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। तो हम बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट, पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 53 वाले क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है आपको 3 और उसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान होता है, आप क्या करो, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए जितने भी लिगेंड होते हैं, लेकिन लिगेंड के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हमको पता होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के बाकी लिगेंड का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो हम क्या करेंगे, सभी के सेंट्रल मेटल देख लेंगे। यहाँ पे इसको x मान लेंगे हम, x H2O का 0 होता है, कितना है 6, एक Cl का -1 कितना है 3, और बराबर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो x = +3 आ गया, x = +3। इस केस में Cr का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं Y, और ये बेंजीन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कोई चार्ज नहीं 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस केस में पूछा जा रहा है फिर से यहाँ पे Cr की वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए इसको Z यानी कि K का +1 और ये 2 है, इसका मतलब 2 हो जाएगा प्लस Z, और Cn का -1, तो यहाँ पे 2 है Cn, और यहाँ पे O2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कॉमन ऑक्साइड है, एक सिंपल एक ऑक्साइड है, कॉमन ऑक्साइड। लेकिन अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये पैराऑक्साइड आयन है, पैराऑक्साइड आयन है, यानी कि H2O2। इस केस में पैराऑक्साइड आयन हो गया H2O2, और इसका जो होता है -1 और 2 दिया हो तो 2 टाइम्स, और इज इक्वल टू इसका 0 + 0 बराबर चार्ज भी 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे Z की वैल्यू, तो यहाँ Z की वैल्यू आपका हो जाएगा एक तरीके से -2 होता है, ये -2 यानी इसका मतलब यहाँ पे -1, तो यहाँ पे 2 होगा, 4 2 2 4 -6 + 2 इज इक्वल टू Z = आपका +6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सभी क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो ऑक्सीडेशन सिंपल होता है निकालने के लिए, आप क्या करो, सेंट्रल मेटल को आप x मानो, बाकी का ऑक्सीडेशन देखो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं तो 0। बाकी हम कैलकुलेशन से देख लिए, सारे कैलकुलेशन को यहाँ पे देखा, फिर उसके बाद ऑप्शंस क्या मिल जाएगा, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा +3 0 +6। यहाँ पे Cr का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है K2, यानी 2 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको x मानेंगे, और ये Cn -2, और यहाँ पे -2 × 2, और यहाँ पे फिर उसके बाद O2 यानी कि -2 + 0 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो Z की वैल्यू +6। तो जब भी कभी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे और उसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, तो बहुत सिंपल है, जिसका पूछा जाए आप उसको कोई भी एक वेरिएबल क्वांटिटी मान लो, उसके बाद और बाकी लिगेंड जितने भी उसमें यूज किए गए हैं उनका हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगा, तो हम आराम से उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो दिए गए क्वेश्चन में इसमें एक कंसेप्ट ये था कि यहाँ पे कॉमन ऑक्साइड भी है और पैराऑक्साइड। तो जब कभी कॉमन ऑक्साइड होता है तो उसके एक एटम की बात करें तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन यहाँ पे पैराऑक्साइड भी है, तो पैराऑक्साइड एक एटम पैराऑक्साइड की बात करें तो -1, यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा उसका, तो यहाँ पर हमने यूज कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमारा थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें,
यहाँ पे पूछा जा रहा है 66 वाले क्वेश्चंस में कि हाउ मेनी प्राइमरी अमीन आर पॉसिबल फॉर C4H11N। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है हम लोगों को, और जब कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे तो हम उसमें ये नहीं बता सकते कि उसमें कितना डबल बॉन्ड है, कितना ट्रिपल बॉन्ड है, कितना रिंग उसमें पॉसिबल हो। तो ऐसे केस में हमारी मदद करती है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें ये बताता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे, उनका तरीका क्या है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप इनका निकाल लीजिए। इनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के बाद आप उसमें देखो कि कितना उसमें रिंग पॉसिबल है, कितना पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेशन हमको बताती है कि उसमें कितना रिंग, कितना पाई बॉन्ड, कितना रिंग और पाई बॉन्ड दोनों है। उसके बेसिस पे हम सारे स्ट्रक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे। तो दिए गए क्वेश्चंस में और एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा कि अगर कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस केस में अगर उसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आ जाती है तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन होगा यहाँ पे। तो हम इसका दिए गए क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, सपोज करिए कोई जनरल फार्मूला यूज करते हैं CaHbNCODXe। यहाँ पे कोई एक जनरल फार्मूला हमने लिया, जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन एटम प्रेजेंट है इसमें। तो करेंगे क्या, यहाँ पे ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है इसमें, बी क्या बता रहा है कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सी क्या बता रहा है कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, डी ऑक्सीजन को बता रहा है, और ई यहाँ पे होता क्या है कि सल्फर और ऑक्सीजन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसका कंट्रीब्यूशन 0 होता है जब हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं। और लेकिन H हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और X हेलोजन का वैल्यू हम लोग हमेशा 1 पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात करें यहाँ पे तो होगा A+1 माइनस ब्रैकेट में B+E-C/2, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। जब कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिया हो तो कैसे निकालेंगे, आप इस फार्मूले का यूज कर लो। लेकिन जब कभी रिंग या स्ट्रक्चर दिया हो तो हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे बताएंगे, डबल बॉन्ड, उस केस में हम लोग कितना रिंग उसमें पॉसिबल है, कितना डबल बॉन्ड उसमें पॉसिबल है, उसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितना उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा, इस चीज़ को बताने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बराबर होगा A+1, जहाँ A बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना उसमें मौजूद है, माइनस ब्रैकेट में B+E-C, B नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन, E हेलोजन बता रहा है हाइड्रोजन का, और ये यहाँ पे C नाइट्रोजन बता रहा है। तो इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका यूज किया हमने तो भाई देखा कि कार्बन कितना है 4+1 माइनस ब्रैकेट में हाइड्रोजन की वैल्यू 11 और नाइट्रोजन कितना है 1, यानी कि -1/2। यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया तो 5 - 10/2, इट मीन्स इसको भी सॉल्व करने पे 0। तो जब कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया रहे, एक ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उस केस में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 अगर आ जाती है तो उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो आपका होगा या तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री का एमीन उसमें मौजूद होगा और 3 डिग्री का एमीन उसमें मौजूद होगा। तो चलिए पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके देख लेते हैं। पॉसिबल स्ट्रक्चर दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला का निकालेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कितना प्राइमरी अमीन को हम 1 डिग्री अमीन को प्राइमरी अमीन बोला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आप चेन बनाओ 4 कार्बन का, फिर NH2 लगाएंगे तो ये 1 डिग्री का अमीन हुआ, पहला पॉसिबिलिटी ये 1 डिग्री का अमीन। फिर हम क्या करेंगे, इस अमीन का पोजीशन चेंज करेंगे। तो पोजीशन चेंज करने पे देखते हैं क्या बनेगा। तो ये भी 1 डिग्री का अमीन हुआ।
जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हो तो वो हमेशा 1 डिग्री अमीन कहलाता है। तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे NH2 को इस कार्बन पे अटैच करता हूँ तो फिर से वही कंपाउंड बन जाएगा। तो अगर मैं अब क्या करूँ, रूट वर्ड को डिक्रीज करूँ, बनाने क्या है, सबसे पहले आप नॉर्मल चैन बनाओ। नॉर्मल चैन बनाने के बाद उसकी पोजीशन चेंज करो अमीन का, और पोजीशन अगर चेंज होने कांस्टेंट हो जाए तो आप फिर से रूट वर्ड को डिक्रीज करो। तो रूट वर्ड को डिक्रीज हमने किया, यहाँ पे देखा, रूट वर्ड को डिक्रीज किया, फिर यहाँ पे हमने NH2 लगाया। और कैसे पहचानेंगे कि स्ट्रक्चर आइसोमर है, तो कैसे देखेंगे भाई, क्योंकि इनका IPC नेम सबका डिफरेंट आएगा। तो तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर जिसमें कि 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है। अब क्या करें, इसी केस में हम यहाँ पे NH2 लगा दें, तो ये जितने भी हमारे स्ट्रक्चर बने वो 1 डिग्री अमीन के स्ट्रक्चर बने। तो दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला में टोटल प्राइमरी अमीन कितने मौजूद हैं, 4। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आए, जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे तो हम उसमें कभी भी डबल बॉन्ड कितने उसमें मौजूद है, कितने रिंग है, हम कभी बता नहीं सकते। उस केस में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। अगर आप एक बार डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो जाएगा। उसी भी यहाँ पे हमने देखा। तो स्ट्रक्चर दिया हो तो आप कितना रिंग कितना पाई बॉन्ड उसमें कैलकुलेट कर लो, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो जैसा फार्मूला हमने यहाँ पे बताया उसी का यूज़ करके हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता लेंगे। और अगर कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 आती है, तो हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का अमीन उसमें पॉसिबल होगा। ये कॉपी में आप नोट जरूर करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 टोटल पॉसिबल प्राइमरी अमीन हुए, 1 2 3 4। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4। चौथा आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज जनरली पॉजेस्ड बाय द FeO। ये पूछा जा रहा है आपसे कि FeO के द्वारा कौन सा इफेक्ट या कौन सा डिफेक्ट इसमें पॉसिबल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे डिफेक्ट होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाए जाते हैं। और कैसे डिफेक्ट आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं ना, वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, लेकिन ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग से हीट लेने की वजह से होता क्या है कि उनके रेगुलर पैटर्न में बिखराव आ जाता है, वो डिसऑर्डर हो जाते हैं। उसी डिसऑर्डर, उसी बिखराव को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट। तो डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। यहाँ पे हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासीफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। पहला आप कहा था स्टैचोमेट्री, दूसरा नॉन स्टैचोमेट्री, तीसरा इम्प्योरिटी। तो अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन को मैं देखूँ और स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट फर्दर क्लासीफाइड किए गए हैं 4 टाइप्स में, जिसमें होता है वैकेंसी, शॉर्टकी, फ्रेंकल, इंटरस्टिशियल, ये सब आते हैं। और जो आपका नॉन स्टैचोमेट्री डिफेक्ट होता है वो 2 टाइप्स का, मेटल डिफिशिएंट। तो मेटल डिफिशिएंट की यदि मैं बात करूं तो जैसे कि FeO पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट यूज हुआ है, डी ब्लॉक एलिमेंट Fe। तो जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट यूज हुआ हो तो हमेशा माइंड में सेट कर लो, वो जो भी इफेक्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि इस मेटल डिफिशियंसी वाले केस में होता क्या है कि जो हमारे मेटल होते हैं उनका कंडीशन है कि वही मेटल होंगे, ये डिफेक्ट शो करेंगे, उनके पास वेरिएबल वैलेंसी होनी चाहिए। वेरिएबल वैलेंसी अगर रहेगा उनके पास तो मेटल डिफिशियंसी शो करेंगे। और होता क्या है इसमें, क्या होता है कि केटायन मिस कर जाता है, अपने जो साइड्स होते हैं इनके साइड से वो केटायन मिस कर जाता है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि भाई एक हमने क्रिस्टल लिया, सॉलिड क्रिस्टल लिया आयनिक कंपाउंड का, जिसमें कि हमने क्रिस्टल लिया, एक हमने आयनिक क्रिस्टल लिया A+B- का ये आयनिक क्रिस्टल लिया।
एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट होता क्या है। यहाँ पे A प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस, ये हमारा कोई आयनिक क्रिस्टल है। हमने एक आयनिक क्रिस्टल लिया, आयनिक क्रिस्टल इस तरीके से हमने लिया, ये आयनिक क्रिस्टल है। यहाँ पे जो A है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो अब डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनके पास वेरिएबल वैलेंसी शो करने की ताकत होती है, उनके पास टेंडेंसी होती है वेरिएबल वैलेंसी शो करने की। तो ये यहाँ पे ए पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, दिए गए आयनिक क्रिस्टल में से हम केटायन को रिमूव कर देंगे, मिस कर देंगे उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और बाहर निकाल दूं A प्लस को, दो केटायन को हमने रिमूव किया, दो केटायन को हमने रिमूव किया, उनको बाहर निकाल दिया, दो केटायन को हमने रिमूव किया, उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन सेम मेटल और ये जो A है डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है, 2 और 3 वैलेंसी पॉजिटिव शो कर सकता है। यानी कि ये जो A है ये +2 भी शो कर सकता है और +3 वैलेंसी भी शो कर सकता है। तो जब हम कभी A पॉजिटिव को निकाला, 2 A पॉजिटिव को हमने इस क्रिस्टल से निकाल दिया, और निकालने के बाद हम सेम मेटल को प्लस जो उसके पास चार्ज हो +2 वैलेंसी वाले को हमने इसमें ऐड कर दिया। तो अगर मैं ऐड करूंगा +2 वैलेंसी वाले को, तो A+2, तो भाई 2 चार्ज निकला, 2 केटायन यहाँ से निकल गए। ये कहीं हमने केटायन यूज किया, उसका चार्ज 2 था, तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो सेम रह गई, इसका इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल ही रह गया, सेम हो गया। चार्ज जितना निकला उतना उसमें यूज हो गया, जितना हमने यूज किया तो सेम आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेटल डिफिशिएंट हो गया, मेटल की कमी हो गई, एक वैकेंसी खाली हो गई, वैकेंसी खाली हो गई। इसका मतलब अब इसका जो डेंसिटी होगा घट जाएगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा लेकिन डेंसिटी घट जाएगा। तो ये होता क्या है कि मेटल डिफिशिएंसी क्या करते हैं, तो मेटल डिफिशिएंसी होने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट होना जरूरी है, क्योंकि वही एक ऐसा एलिमेंट होता है मेटल हो जिसके पास वेरिएबल वैलेंसी शो करने की ताकत होती है। और उसमें से 2 केटायन को हम बाहर निकालें और वही सेम मेटल के डबल पॉजिटिव चार्ज वाले केटायन को ऐड कर देंगे, तो वो उनकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। वैकेंसी क्रिएट हो जाने की वजह से अब उस क्रिस्टल में उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसको माइंड में सेट करिएगा कि डेंसिटी घट जाती है ड्यू टू द वैकेंसी, खाली हो जाती है। तो इससे यहाँ पे क्या हो गया कि मेटल डिफिशिएंट हो गया, यहाँ पे मेटल की कमी आ गई, जिसकी वजह से इसका जो राइट फार्मूला होता है ये हो जाता है एक तरीके से। इसका राइट फार्मूला हम लोग यूज करते हैं इतना, क्योंकि मेटल डिफिशिएंट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी सेंट्रल मेटल दिया हो, सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट दिया हो आपको और पूछे कौन सा डिफेक्ट शो कर रहा है, तो बताना आप मेटल डिफिशिएंसी, क्योंकि मेटल डिफिशिएंसी जो डिफेक्ट होता है वो हमेशा वेरिएबल वैलेंसी शो करने वाले मेटल ही करते हैं, और ज़्यादातर केस में वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास ही ताकत होती है वेरिएबल वैलेंसी शो करने की। और वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है, तो अगर हम 2 केटायन को निकालें और वो सेम मेटल की डबल पॉजिटिव चार्ज वाले केटायन को ऐड कर दे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी, लेकिन वहाँ पे एक वैकेंट क्रिएट हो जाएगा, और ड्यू टू वैकेंट क्रिएट हो जाने की वजह से उसके डेंसिटी में कमी आ जाएगी, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है FeO यहाँ पे मेटल डिफिशिएंसी शो करता है। क्या किया, यहाँ पे 2 केटायन को हमने निकाला, सेम मेटल के डबल पॉजिटिव शो करने वाले उसको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 4 2 निकला ++2, यहाँ पे 2 ऐड हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रह गई, लेकिन यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और वैकेंसी क्रिएट हो जाने की वजह से इसकी डेंसिटी में कमी आ जाएगी। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था। तो जब भी कभी आपको डी ब्लॉक एलिमेंट वाले क्वेश्चन मिले इस तरीके से, तो हमेशा मेटल डिफिशिएंसी शो करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें,
ये पूछ रहा है कि एक्सियल एंगल, आपको पता होगा कि भाई जो हमारे यूनिट सेल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, वो 7 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि क्यूबिकल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोमोहेड्रल, हेक्सागोनल, कई उसमें आते हैं। तो उसमें जो उसका पैरामीटर, जो उसका मेजरमेंट होता है, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, उनके बीच का अल्फा, बीटा, गामा, एंगल्स, ये 6 पैरामीटर होते हैं जो बताते हैं। तो यहाँ पे आपको रिलेशन दिया हुआ है और रिलेशन दे के पूछ रहा है कि कौन सा यूनिट सेल के बारे में बातें की जा रही है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ शेप यूनिट सेल 7 टाइप्स के होते हैं, 7 प्रकार के। तो पूछ रहा है कि ये उनके एंगल के बीच में रिलेशन आपको दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें से मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चरल कौन सा होगा, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर का कौन सा एंगल के बीच का रिलेशन कौन सा पॉसिबल सही होगा। तो यहाँ पे आप देखो तो अल्फा, बीटा, गामा ये 90 डिग्री है। ये आपको बता रहा है कि वो ये सेम एंगल तभी होंगे जब वो आपका यूनिट सेल 3 डायमेंशन यूनिट सेल जो आपका होता है वो क्यूबिकल हो। 3 डायमेंशन यूनिट सेल जब क्यूबिकल होगा तभी उनके बीच का तीनों एंगल 90 डिग्री होता है। तो पहला वाला आंसर तो गलत हो गया क्योंकि ये क्यूबिकल है, क्यूबिकल। और ये रिलेशन आप सभी को याद भी होना चाहिए। सॉलिड स्टेट में सातों का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप इन चीज़ को याद जरूर रखिएगा। कभी कभी लेंथ, ब्रीथ, हाइट के बीच का रिलेशन आपको दे के पूछ सकता है कि इनमें से आप बताओ कौन सा मोनोहेड्रल है, कौन सा ट्राइक्लिनिक है, इस तरीके से हेक्सागोनल कौन सा है, आपसे पूछ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखें तो ये क्यूबिकल आ गया। यहाँ पे मोनोक्लिनिक की बात की जा रही है, तो मोनोक्लिनिक यही वाला आपका होगा जिसमें कि 2 एंगल यानी कि अल्फा और गामा जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और बीटा 90 डिग्री नहीं होता। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये बता रहा है आपका मोनोक्लिनिक, ये मोनोक्लिनिक के बारे में बता रहा है। जबकि ये आपका जो है जिसमें कि एक ऐसा केस है जिसमें कि तीनों एंगल बराबर ही नहीं होते, वो होता है आपका ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्राइक्लिनिक हो जाएगा और ये आपका रोमोहेड्रल हो जाता है इस केस में। तो पूछा गया था कि मोनोहेड्रल यानी मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर क्रिस्टल के बारे में आप बताओ कि कौन सा एंगल के बीच का रिलेशन सही है। तो इस हिसाब से देखें तो पहला वाला तो क्यूबिकल के लिए, दूसरा मोनो, यानी कि हमारा सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इस कभी कभी क्वेश्चन से आपको इनके लेंथ, ब्रीथ, हाइट के भी रिलेशन दे के भी पूछा जा सकता है, कभी इनके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। तो आप सातों जो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल हमारे होते हैं उनके सातों स्ट्रक्चर को आप ज़रूर देखें और उनके दिए गए रिलेशंस को ज़रूर माइंड में सेट करें, और चाहे वो एंगल के बारे में रिलेशन हो और चाहे उनके लेंथ, ब्रीथ, हाइट के बीच पूछा जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्लोप ऑफ द ग्राफ पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए करेंगे क्या, k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए माइनस एक्स होता है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर में दिया हुआ है रेट कांस्टेंट का इक्वेशंस। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको हम अरेंज करते हैं और बनाएंगे y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में। जब भी क्वेश्चन दे तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए और उसी के बेस पे हमको इसको बनाना है। तो इसका क्या होता है भाई, ये इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो ये होता है आपका y और ये x, इस तरीके से हो जाएगा और ये ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये आपका जो बताता है ये c बताता है इंटरसेप्ट, और इनके बीच का जो स्लोप होता है वही m होता है। ठीक है, तो इसी के वे में हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ बताया जा रहा है किसके किसके बीच में, log a माइनस एक्स और टाइम के बीच में। तो log a माइनस एक्स कहाँ होगा, y के स्थान पे पुट करेंगे और हमारा जो टाइम होगा वो x के स्थान पे यहाँ पुट करेंगे। तो उसके हिसाब से देखें तो सबसे पहले y बराबर mx प्लस सी, यानी हमको y यहाँ से मिलना है। तो इसको अरेंज करके देखते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। फिर इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि log a माइनस एक्स और टाइम के बीच में रिलेशन पूछ रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करो आप, और आप ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देखो कि स्लोप क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको y मिलने वाला है, तो देख लेते हैं भाई।
इसको सॉल्व करते हैं तो k इज इक्वल टू यहाँ पे t होगा तो t को उधर ला देंगे 2.303 और log को ओपन कर देंगे और log को ओपन करने का फार्मूला log a अपान b log a माइनस log b होता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें केमिकल काइनेटिक्स में इसका यूज बहुत ज़्यादा आता है। तो खोल देंगे इसको तो क्या आ जाएगा log a माइनस log a माइनस x, ये आपका हो जाएगा। अब इसको हमको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा y बराबर mx प्लस सी आए और y यहाँ पे क्या आए log a माइनस x और x के स्थान पे क्या पुट किया जाए टाइम, उससे हम कंपेयर कर लेंगे स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करके स्लोप की वैल्यू बता देंगे। तो फिर देखते हैं इसको अरेंज करते हैं तो इसको भी हम इधर ला दें तो t के अपान 2.303 इज इक्वल टू log a माइनस log a माइनस x। अब क्या करना है कि हमको इसको y के स्थान पे लाना है, ये तो इसको हम इधर लाएंगे, इसको उधर शिफ्ट कर जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा log a माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस टी के अपान 2.303 अब प्लस log a। फिर हम इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर कर ले, y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे तो हमको स्लोप मिल जाएगा। तो y बराबर mx प्लस सी से जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे y के स्थान पे ये मिल गया हमको, x के स्थान पे यहाँ पे टाइम पूछा तो टाइम हमारा यहाँ पे x के स्थान पे, और अगर स्लोप की बात करें तो हमारा यहाँ से m और m क्या निकल के आएगा माइनस के अपान 2.303, ये हमारा m निकल के आया। और यहाँ पे हमारा जो इंटरसेप्ट होगा, जो c की वैल्यू होगा वो log a। तो दिए गए ऑप्शन में चेक कर लें कि भाई कौन सा स्लोप हुआ, तो स्लोप हमारा ये आ गया, यहाँ पे ये स्लोप आया आपका, ठीक, ये स्लोप हो गया। तो स्लोप देखते हैं मैच कौन सा ऑप्शन करता है। तो यहाँ पे ये जो चौथा वाला ऑप्शन दिया हुआ है -2.303 अपान के, इसका रिवर्स दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। अब फिर 1 दिया हो 1 अपान के, ये भी गलत, -1 अपान के, ये भी गलत। तो माइनस के इसी में बिलोंग कर रहा है, माइनस के इसमें ही बिलोंग कर रहा है तो हमारा थर्ड विल राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी ग्राफ के सवाल आपको आए, वो चाहे कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का ग्राफ हो, चाहे सेकेंड और चाहे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन दिया हुआ आपको, उस केस में आप क्या करना कि हमेशा माइंड में सेट करना कि वो हमेशा y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में बनना चाहिए कि y के स्थान पे कौन सा टर्म आएगा, x के स्थान पे कौन वाला टर्म आएगा, उसी से हम कंपेयर करके हम स्लोप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम स्लोप देखो निकाले तो स्लोप आपका आ गया कि -k अपान 2.303 जो कि थर्ड वाले ऑप्शन में लाई कर रहा था। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया असर्शन और रीजन दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इथीन जो होता है पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। तो जब कभी हम एथीन का पॉलीमराइज करते हैं और आपको कैटलिस्ट दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नट्टा कैटलिस्ट के बारे में पूछा दिया गया हो, तो हमेशा हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बात किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एट हाई टेम्परेचर, इसमें जो टेम्परेचर हम लोग यूज़ करते हैं बनाने के लिए वो 333 केल्विन से 343 केल्विन बना का यूज़ करते हैं इस केस में। और प्रेशर जो इसमें होता है वो 6 से 7 एटीएम प्रेशर यूज़ करते हैं, 6 से 7 एटीएम प्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो सेकेंड वाला आपको दिया इसका रीज़न दिया, हाई डेंसिटी पॉलीमर जो होते हैं आर क्लोजली पैक्ड होते हैं, आर केमिकली इनर्ट होते हैं। इसी के वजह से हाई डेंसिटी पॉलीमर जो आपके होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं। इसी की वजह से इसका यूज किया जाता है बकेट्स बनाने में, डस्टबिन बनाने में, हम लोग यूज करते हैं इसमें।
तो ये जो आपका रीजन एसर्शन दिया था ये भी सही हो गया, और इस एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन बता रहा है, क्योंकि ये जब हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्लोजली पैक्ड और केमिकली इनर्ट होता है, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं बकेट्स और डस्टबिन बनाने में। तो ये दोनों सही हो गए, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा। तो जब कभी हम एथीन का पॉलीमराइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नट्टा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाते हैं, और एट हाई टेम्परेचर, वहाँ पे जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं वो 333 केल्विन से लेके 343 केल्विन यूज़ करते हैं, और जो उसमें प्रेशर यूज़ करते हैं 6 से 7 एटीएम प्रेशर यूज़ करते हैं। तो ऐसे केस में होता क्या है कि वो केमिकली इनर्ट भी होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनका हम यूज़ करते हैं बकेट्स और डस्टबिन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चौथा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये पूछा जा रहा है कि जिरकोनियम इज प्यूरिफाइड बाई, जिरकोनियम को किससे प्यूरिफाइड किया जाता है, कौन सा प्रोसेस करके हम लोग उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो लिक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। लिक्वेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली वो हम लोग यूज़ करते हैं लीड और टीन के लिए यूज़ करते हैं, लीड और टीन के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, पूछा जा रहा है जिरकोनियम। और जोन रिफाइनिंग मेथड से जो हम लोग यूज़ करते हैं, जोन रिफाइनिंग से, वो आपका हमेशा सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे और भी गैलियम वगैरह। तो सिलिकॉन जर्मेनियम इस तरीके से ETC उसमें इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा जोन रिफाइनिंग भी गलत हो गया। वेपर फेज रिफाइनिंग जो होता है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं जिरकोनियम को प्यूरिफाइड करने के लिए। होता क्या है कि करते कैसे हैं, वेपर फेज मेथड से करते कैसे हैं, जब हम जिरकोनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग से, तो उसको बोलते हैं वान अर्केल मेथड। इसमें होता क्या है कि आप क्रूड जिरकोनियम लो आप उसको, और उसको इवाकुएटेड वेसल्स में आप उसको हीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन के प्रेजेंस में जब उसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद हमारा जो होता है वो एक तरीके से जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नेचर का होता है। फिर उसको अगेन हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं, तो हमारा प्योर मेटल यानी कि प्योर जिरकोनियम प्यूरिफाइड हो जाता है। तो क्या करें, इस कंसेप्ट से क्या पता चला कि हम लोग क्रूड जिरकोनियम मेटल लेते हैं, उसको हम हीट करते हैं इवाकुएटेड वेसल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। वैसा करने के बाद हमारा वोलाटाइल जिरकोनियम टेट्राआयोडाइड बन जाता है। फिर उसको फर्दर एट हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो हमारा प्योर जिरकोनियम मेटल मिल जाता है। और इसका कुछ इसमें पॉसिबल वो भी रिएक्शंस भी हैं, तो देख लेते हैं। हम जिरकोनियम को सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, इसको 870 केल्विन पे हीट करते हैं, तो हमको मिल जाता है जो कि ये हमारा वोलाटाइल नेचर का होता है। फिर अगेन उसको हम हीट करते हैं, जिरकोनियम है ये। फिर अगेन हम उसको हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं 2075 केल्विन पे, तो हमारा जिरकोनियम जो होता है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है, और ये बाहर निकल जाता है। तो इसी केस में हम इसका यूज़ करते हैं कि जब जिरकोनियम को आयोडीन के प्रेजेंस में इवाकुएटेड वेसल्स में इसको हीट करते हैं 870 केल्विन पे, तो वोलाटाइल जिरकोनियम टेट्राआयोडाइड मिल जाता है। वो वोलाटाइल नेचर का है, तो उसको जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये प्योर फॉर्म में हमको मिल जाता है। और ये टेम्परेचर कितना गिवन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको माइंड में हमेशा सेट रखिएगा। तो ये यानी कि वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड से हम जिरकोनियम को प्यूरिफाइड करते हैं। और जब वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड में जब हम जिरकोनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं वॉन अर्कल मेथड। तो कभी ऑप्शन में वॉन अर्कल मेथड भी दिया हो, तो आप हमेशा ये जानना कि वो वेपर फेज रिफाइनिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत शानदार सवाल था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें,
इसमें पूछा जा रहा है आपसे, इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट आर्डर बताओ डायपोल मोमेंट का। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपसे पूछा जा रहा है। डायपोल मोमेंट होता क्या है? डायपोल मोमेंट एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। वो तभी उत्पन्न होता है जब एटम के ऊपर चार्ज डेवलपमेंट हो जाता है। और ये चार्ज एटम के ऊपर चार्ज किसके वजह से डेवलपमेंट होता है? तो ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आने लगता है तो उसके ऊपर चार्ज जनरेट होने लगते हैं, तो वहीं पे हमारा डायपोल मोमेंट क्रिएट होने लगता है। और डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका मतलब वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी और उसका हमेशा डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होते हैं। तो ये जो डायरेक्शंस होती है यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हो। केमिकल रिएक्शन किसके वजह से होता है? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी रिएक्शन हम पढ़ते हैं वो रिएक्शन जो पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बिहाफ पे, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बिहाफ पे हम लोग देखते हैं कि उसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। और यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी एटम के बीच में, दो एटम के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूँ कंसेप्ट क्या है इसमें भाई, कंसेप्ट इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं कि जो कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, वो ये है कि म्यू से इसको डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट अगर बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पहला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का दो एटम के बीच में डिफरेंस होगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। इस पर डिपेंड करता है। तो होता क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सब होना क्या चाहिएगा, सी और एफ के बीच में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तब CCl, तब CBr, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है कार्बन फ्लोरीन के बीच में ज़्यादा है, देन कार्बन क्लोरीन, देन ClBr के C और Br के बीच में ज़्यादा है। इस तरीके से भी देखा जाए तो ज़्यादा किसका होना चाहिए, कार्बन और फ्लोरीन, यानी हमारा ज़्यादा होना चाहिए, CH3F का ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसमें हमको एक कंसेप्ट और भी इसमें यूज किया जाता है कि जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो होता क्या है कि फ्लोरीन जो होता है, जैसे हम क्लोरीन पे जैसे ही आते हैं, अचानक से क्लोरीन का साइज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसका डायपोल मोमेंट फ्लोरीन वाले से ज़्यादा हो जाता है, शार्पली इंक्रीज कर जाता है साइज में क्लोरीन के। तो एक्चुअली जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है और बहुत ही तगड़ा इसमें इसकी साइज बढ़ जाती है क्लोरीन की, और डिपेंड हमारा दोनों पे करता है कि डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दो एटम के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, उतना ही ज़्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। दूसरी बात इस पे भी डिपेंड करता है कि डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। तो होता क्या है कि जैसे ही फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी क्लोरीन का साइज इतना शार्पली बहुत ज़्यादा सडनली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन वाले का डायपोल मोमेंट फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है सिर्फ इन दोनों के केस में। होता तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अचानक इतना क्लोरीन का साइज इतना ज़्यादा अचानक बढ़ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है हमारा साइज। तो अब ये जो आर्डर होगा आपका, ये हो जाएगा CH3Cl ड्यू टू शार्पली इंक्रीज इन द साइज ऑफ क्लोरीन एटम, इसके साइज में बहुत शार्पली इंक्रीज कर जाता है। देन आपका आएगा F, तब अब वो रेगुलर आर्डर फॉलो करेगा कि ऊपर से नीचे आने पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ती है ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। तो क्या होगा उसके बाद CH3Br, अगर I नहीं दिया है, अगर I देता भी तो इसका दोनों का अगर में लगभग इक्वल होता है, इन दोनों का लगभग इक्वल होता है, लेकिन
यहाँ पे दिया गया है आपको 3, तो बात सिर्फ 3 का करेंगे। तो क्या हुआ, क्या कंसेप्ट सीखे कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। इट मीन्स कि वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, और डायरेक्शन पे डिपेंड करने की वजह से डायरेक्शनली भी कैंसिल आउट होंगे, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो डायरेक्शन पे है, तो अपोजिट अगर डायरेक्शन रहेगा तो कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि जिसमें देखेंगे कि एक का डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक रिवर्स, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये था डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट हमारा दो एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच में बिलोंग करती है। इसका मतलब जितना ज़्यादा दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा डायपोल मोमेंट जो होता है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना डायपोल मोमेंट होगा। इस केस में होना चाहिए था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लेकिन अचानक फ्लोरीन से जैसे ही क्लोरीन पे आया तो क्लोरीन का साइज इतना तगड़ा बढ़ गया, सडनली इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया, जिसके वजह से इसका एफ वाले से ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद बी आर का जो होता है वही होगा। तो इस कंसेप्ट को मिलाएं और इस कंसेप्ट को देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, CH3Cl। देन ये हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको माइंड में सेट करिए। आप पेपर और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, और आने वाले जितने भी पेपर दीजिएगा उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो इन कंसेप्ट का यूज़ करके आप उनको सॉल्व करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि भाई आप बताओ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 किस केस में होगा, किस केस में पूछा जा रहा है। तो अब मेटा फास्फोरिक एसिड होता क्या है, आप इसका फार्मूला जानते हो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आप निकाल लोगे, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके वहाँ पर भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो इसका होता है H, एक तरीके से अगर इसका फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो ये HPO3 होता है, इसका फार्मूला ये होता है। ठीक, और अगर मैं बात करूं इसका तो H3PO2 होता है। हाइपोफास्फोरस एसिड का पूछा जाए तो H3PO2 होता है, और अगर इसका बात किया जाए तो H3PO3 होता है। और अगर मैं आर्थोफास्फोरिक की बात करूँ तो H3PO4 होता है। ठीक है, तो सभी में हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो अगर देखें तो +1 यानी 1, इसको X, ये 3 है तो 2 इंटू ये 3 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से जो X की वैल्यू आएगी इस केस में, तो इसका जो आएगा ये आपका 6 यानी +5 आ जा रहा है, तो यहाँ पे +5 हो गया। ठीक, और अगर हाइपोफास्फोरस एसिड की बात करें तो इसका 3 हाइड्रोजन 3, इसको X मान लें फिर से, फिर -4 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो X = +1, यानी कि इस केस में इसका +1 हो जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं फास्फोरस एसिड की बात करूं, फास्फोरस एसिड क्या, तो इसमें अगर 3 हाइड्रोजन, इसको X, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 6 हो जाएंगे आपके टोटल, 2 इंटू 3 यानी कि 0, तो यहाँ से जो आपका आएगा +3, तो यहाँ पे इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप बताओ किस फास्फोरस का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे फास्फोरस एसिड का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जा रहा है, तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसमें यूज हुआ। आपको ये क्वेश्चन दे के आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला इन सभी का पता है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से टैकल कर लेंगे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। इसमें देखा गया कि सभी इसमें भाई +5, यहाँ पे देखा है +1 +3, इस तरीके से। तो जितने भी क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ नया चीज़ सिखा के जाते हैं। तो आप इसके लिए एकदम एक्टिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, मस्त रहिए और शानदार रहिए। और आप प्रत्येक पेपर में होने वाले कमियों पे एनालिसिस ज़रूर करिए, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे आप बहुत ही
अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं। और पेपर देने से हमारे जितने भी हमारे अंदर कमियां होती हैं, क्या हमारे पास नॉलेज की कमी है, या हमारे पास एक्यूरेसी मेरा मेंटेन नहीं है, या स्पीड की कमी है, तो इन सारे चीज़ों को जानने के लिए आप पेपर ज़रूर दीजिए और पेपर में होने वाले कमियों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसा जैसा कमी आपको महसूस हुआ कि एक्यूरेसी मेंटेन नहीं है, स्पीड कम है, नॉलेज कम है, तो उसी की बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए और प्रत्येक पेपर में गलतियाँ आप जो भी करें आप उसमें एनालिसिस करते जाइए। यकीन मानिए आपको सफलता भी बहुत ही शानदार मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच। हाँ, तो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, क्या हाल चाल है। एफएलटी का पेपर डिस्कस कल हो चुका है, बढ़िया पेपर था, एक्सप्लेन भी काफ़ी बढ़िया हुआ, और उसमें जो क्वेश्चन आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गलत किए तो उसमें एक बार फिर से वो गलतियां आपको ध्यान दिलाने के लिए मैं आर डी श्रीवास्तव कुछ उन क्वेश्चंस को जो ज़्यादातर बच्चों ने गलत किए उनको मैं दोबारा डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन था, और एक चीज़ ये समझ में आई कि ज़्यादातर बच्चों के थ्योरेटिकल वाले पोर्शन गलत हो रहे हैं। असल में होता क्या है ना कि जैसे इसका रीजन वाला स्टेटमेंट है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज़ फार्मूले से नहीं होती, उसके बीच में कुछ जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो मालूम होना चाहिए। जैसे पहला असर्शन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स ओनली ऑन द काइंड ऑफ ग्लास ऑफ विच इज मेड ऑफ एंड द कलर ऑफ लाइट। तो कलर ऑफ लाइट जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। और आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, लेट मी टेक इट वाइट, दैट इज म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज लैम्डा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ओरिजिनेट है क्यों होता है, उसकी तो क्वांटम थ्योरी है, क्योंकि लाइट बेंड हो जाती है एंड सो ऑन, दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, तो ये कॉशीज रिलेशन कहलाता है। तो ये ए और बी उस मीडियम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट्स हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट हैं जिनसे उस मीडियम की परमेबिलिटी, परमिटिविटी, ये सब चीज़ें डिफाइन होती हैं। तो दोज आर हाई फाई थिंग्स, उतना डीप में नहीं जाना है, बट ए एंड बी डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ग्लास के लिए ए और बी कुछ और होंगे, सिरेमिक के लिए ए और बी कुछ और होंगे, प्लास्टिक के लिए ए और बी कुछ और होंगे, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड मोर और लेस रिलेटेड टू कलर। What is refractive index? Refractive index depends upon both. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। अब यहां पे एक पंगा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के कंफ्यूज होने का कारण ये था कि दे हैव स्टडीड ए फॉर्मूला साइन इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो यस, फॉर्मूले में दोनों हैं तो डिपेंड करना चाहिए, बट इट इज नॉट सो, क्योंकि ये तो म्यू भैया मैटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब जैसे फ्लिंट ग्लास है, तो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51 होता है, जैसे मान लीजिए, तो इसका आप कुछ भी बना दो, स्लैब बना दो, प्रिज्म बना दो, लेंस बना दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका यही रहेगा। और
अगर प्रिज्म बनाते हो तो ये ए बनाना तुम्हारी अपनी मर्जी है। बस एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 60 का प्रिज्म बनाओ, 30 का बनाओ। इन दोनों पे डेल्टा एम डिपेंड करता है। तो आप ये कह सकते हो कि डेल्टा एम डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड म्यू, बट यू कांट से दैट म्यू डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एम एंड ए। सपोज प्रिज्म का ये बदल दो तो उसका म्यू थोड़ी ना बदल जाएगा। तो इतना जो कंसेप्ट है जिसको कॉमन सेंस कहते हैं वो होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि आवर रीजन इज फॉल्स, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सॉल्यूशन में तो 4 दिया है। हाँ, इसको चेंज करा दिया गया था, ये गलती से छप गया था थर्ड गलत, तो 4th छप गया था। इसकी कॉपी आपकी थर्ड से ही चेक हुई है। तो नो डाउट थर्ड इज करेक्ट आंसर बिकॉज assertion is true and reason is false. The capacitance of a capacitor does not depend upon. अब यहाँ पे फिर वही लोचा है, फार्मूलों का बेसिक मालूम होना चाहिए। अब जैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, सपोज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है C, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला है। तो कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और डेफिनेटली साइज भी हो गया। लेकिन अब अगर मान लीजिए कैपेसिटर तुमने बना दिया, ठीक है ना, अब इसको चार्ज दो तो चार्ज आ जाएगा और Q अपॉन V बराबर C हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब कैपेसिटी Q पर डिपेंड करने लगी। अब ये कैपेसिटर है, इसको चार्ज और दे दो तो क्या कैपेसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी। कैपेसिटी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 व्हाट इज शेप, नंबर 2 व्हाट इज साइज, एंड नंबर 3 व्हाट इज मीडियम। यानी इसके बीच में क्या भरा हुआ है, एयर है कि कोई डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है। एंड वंस ये बन गया, अब इसकी कैपेसिटी वही है। अगर आप ज़्यादा चार्ज दोगे तो वोल्टेज ज़्यादा आएगा, कम चार्ज दोगे कम वोल्टेज आएगा। तो Q एंड V का रेशियो C डिपेंडेंट है, C Q पर डिपेंड नहीं है। तो लेट अस सी व्हाट इज देयर। शेप पे डिपेंड करता है, यस। अगर ये शेप ऐसी ना होती, ये सर्कुलर हो जाती या स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाता, तो अलग अलग कैपेसिटी होती है ना अलग अलग कैपेसिटर की। तो इस शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, और सेपरेशन पे डिपेंड करता है, चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता है। ज़्यादा चार्ज दोगे तो वोल्टेज ज़्यादा आएगा, कम चार्ज दोगे कम वोल्टेज आएगा। तो कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एज वेल एज वोल्टेज। कभी वोल्टेज पे भी कह सकते हैं। तो ये नहीं है कि Q अपॉन V बराबर C है, Q बराबर CV है, तो C बराबर ये लिख दिया तो C डिपेंड्स अपॉन Q अपॉन, नहीं, C कांस्टेंट है, वो एब्सोल्यूट पैरामीटर है, वो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है। ओके, ये पॉइंट बड़े बेसिक होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ये सब। Faraday's laws are consequence of conservation of energy. एक्चुअली Faraday's law क्या होता है, वो EMF जनरेट करता है, और EMF क्या होता है आप जानते हो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज इन द सर्किट। तो इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी, और एनर्जी तो आप जानते हो कंजर्व रहती है। तो आप क्या करते हो, आप कुछ करते हो, क्या करते हो, कुछ भी करो यार, ऐसा करो जिससे फ्लक्स चेंज हो जाए। फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो EMF जनरेट हो जाएगा। तो वो जो EMF जनरेट हो गया ना, वो ऐसे ही नहीं आया हवा में, जो आपने वर्क किया है वो उसमें कन्वर्ट हो गया है। तो बेसिकली फैराडेज लॉ में हम मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होता हुआ मान सकते हैं।
मोटे तौर पे, डायरेक्टली नहीं। तो फैराडेज लॉ हुआ, लेंज लॉ हुआ, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ हुआ, किरचॉफ सेकंड लॉ हुआ, ऑल दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौलीज थ्योरम इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं कंजर्व होती। मैग्नेटिक फील्ड कैसे कंजर्व होगी? कई बार तो हम फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड को बदल के ही करते हैं, तो एनर्जी पर बेस्ड है। फिर एक असर्शन रीजन आ गया, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वाइट फ्रिंज। तो ये बड़ा सरासर गलत है, असर्शन फॉल्स है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ होती है बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी। तो अब उसी वेवलेंथ की डार्क फ्रिंज हो, ब्राइट फ्रिंज हो, दोनों की विड्थ सेम होती है, अलग अलग नहीं होती है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस आर परफॉर्म्ड विद ए सोर्स ऑफ वाइट लाइट, देन ओनली ब्लैक एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जब हम वाइट लाइट लेंगे ना तो एक बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें दिखती हैं। आपको सेंट्रल स्पॉट बिल्कुल वाइट दिखेगा, उसके बाद फिर कलर्ड बैंड्स दिखेंगे, और फिर मिसलेनियस येलो कलर की लाइट दिखेगी। तो सिर्फ ब्लैक एंड ब्राइट फ्रिंजेस नहीं मिलती हैं, बीच में कलर्ड फ्रिंजेस भी मिलती हैं, एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तक की तो मिलती हैं। इसको आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेना, एनसीईआरटी में जहाँ वेव ऑप्टिक्स है, जहाँ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसमें एक एग्जाम्पल में 10 पार्ट हैं, उसमें 9वें-10वें पार्ट में वाइट फ्रिंजेस के बारे में लिखा हुआ है। तो प्लीज़ डू रीड दोज 2 पार्ट्स इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन। तो देखो, जो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप होते हैं ना, उनके लिए लाइट चाहिए जो विजिबल, और लाइट के लिए वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाइट रखेगा? तो भाई इलेक्ट्रॉन के पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, वही वो काम करती है जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ करती है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, आएगा, बड़ा डिटेल टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे काफ़ी लिटरेचर है और बताने में भी काफ़ी देर लगता है, हमको उससे मतलब नहीं है। एक्चुअली माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में लैम्डा इम्पॉर्टेंट होता है। लैम्डा कहाँ से आएगा? तो पार्टिकल से लैम्डा लाने का मेरे पास एक ही जरिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और बस वही आंसर होना चाहिए। इतना ही मतलब रखो, और बाकी इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है, फिर वो कैसे देखते हैं, तो वो एक अलग है, वो एक स्कैनिंग इमेज बनती है, उसका एक प्रोसेस ही अलग है। ठीक है। Angular magnification of a telescope which contains an objective focal length f1 and f2, तो even if it is not mentioned कि ये एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जो बीटा अपॉन अल्फा के बराबर होता है। दैट इज़ 2 टाइप्स डिफाइन होते हैं। एक फॉर नॉर्मल विजन, मतलब जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, इसे रिलैक्स्ड आई कंडीशन कहते हैं, और इसका होता है f1 अपॉन f2। और एक होता है डिस्टिंक्ट विजन, उसमें मैग्निफिकेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादा देर वर्क करने पे डीपर देखने में थोड़ी सी आंखों में स्ट्रेन आ जाती है, तो उसे स्ट्रेन्ड आई कंडीशन कहते हैं। तो वाला फार्मूला आपको याद करना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, और इसका आंसर f1 अपॉन f2 होगा, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ अपॉन आईपीस की फोकल लेंथ। सिंपल फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये मैच द कॉलम विथ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, तो देखो मिलाओ इसको न्यूक्लियर फिजन को जरा। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय थर्मल, तो ये तो भाई फिशन में होता है ये, तो बी का पी होना चाहिए, एक ही में है बी के साथ पी और किसी में नहीं है। अब बस तो फोर्थ आंसर तुम्हारा निकल आया, इसमें और करने की जरूरत नहीं है। मिलाना चाहो तो मिला लो, हम कलर बदल बदल के मिला देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन में ये रहता है, स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसी वजह से एनर्जी जनरेट होती है। हैवी वाटर भी न्यूक्लियर फिजन से ही रिलेटेड है। मैंने वो आंसर निकाल दिया था, लेटेस्ट सबको मिलाते हैं। हैवी वाटर भी न्यूक्लियर फिशन में यूज होता है रिएक्टर्स में। तो बी के दो हैं, पी और एस। हमारा आंसर तो ऐसे ही मिल गया, और किसी में बी के साथ पी था ही नहीं, तो वही हो जाएगा। लेकिन जब जरा पूरा देख लिया जाए तो न्यूक्लियर फिशन दो से रिलेटेड है, पी से भी और एस से भी। और न्यूक्लियर फिशन जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन वो सिर्फ हमारे पास स्टार्स वाले से ट्रू है। बीटा डिके तो न्यूक्लियस से होता है, और साथ में न्यूट्रिनो भी निकलता है। हालांकि ये गलत है, थोड़ा सा गलत है, लेकिन चल जाएगा। आंसर आपका मिल गया है, लेकिन ये ऑप्शन गलत लिखा है जिसने भी लिखा है। ये बीटा डिके है, और बीटा डिके के साथ न्यूट्रिनो नहीं निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो आप कहेंगे पॉजिट्रॉन के साथ निकलता है, दोनों बीटा पार्टिकल होते हैं। नो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसे बीटा माइनस ही मानते हैं, सारी दुनिया जहान से पूछ लो। और अगर पॉजिट्रॉन होगा तो लिखा जाएगा, क्योंकि ये बदमाश है इसीलिए इसके आगे पॉजिट्रॉन कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सी के साथ टी नहीं होना चाहिए, बट कुछ लोगों की लॉजिक ये होती है कि बीटा डीके लिखा है तो इसमें भी पॉजिटिव बीटा और निगेटिव बीटा, तो आप इसको भी मान सकते हैं। तो बीटा डीके के लिए हम लोग दो ऑप्शन मिला दे रहे हैं, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा न्यूट्रिनो एमिशन। और गामा रे एमिशन, तो गामा रे एमिशन भी हमारे पास ये न्यूक्लियस से जाएगा, तो क्यू मिला दीजिए। और साथ में ये बेटा फ्यूजन में भी गामा रेज बहुत निकलती हैं जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलते हैं। तो ये मेरे पास ये मैचिंग थी। आई होप मैचिंग असल में क्या होता है ना कि लोग एक आध गड़बड़ कर ही जाते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं गड़बड़ होते हैं। ये भाई सरेआम एंड गेट है, अब ये कितनी बार बताया जाए, दिस इज माई राइट चॉइस। ये नॉर गेट है और दो नॉट गेट जोड़ दिए गए हैं, तो इसका मैं बूलियन एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ। देखो ये y लिखो, ये y है। अब देखो ये नॉर गेट है, तो सपोज ये है हमारे पास सपोज ये x है, ये y है। नहीं, y तो मैं लिख चुका हूं, कुछ और लिख दे यार, स्मॉल भी लिख दिया। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी और इसका होल बार, क्योंकि ये नार गेट है। इसको डिमाइवर से खोल दो, तो लेकिन यहाँ पे
अभी नहीं खोलेंगे। ए की जगह लिख दो ए बार और बी की जगह लिख दो बी बार, क्योंकि असली इनपुट तो तुम्हारा ए है, और इसके ऊपर होल बार कर दो। अब इसको डिमाइवर्स लगा दो, तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार, डबल निगेशन ए हो गया, ये डॉट बी हो गया, तो ये एंड गेट हमारे पास आंसर हो गया। और इसको याद रखो यार, अगर यहाँ पे नैंड होता तो वो आर हो जाता, ये नॉर होता तो ये एंड हो गया, डबल निगेशन की थ्योरी से। A boy is 1.8 meter tall and can see his image in a plane mirror fixed on a wall. तो ये प्लेन मिरर है, 1.8 मीटर लंबा लड़का है, अपनी इमेज देख सकता है, प्लेन मिरर की ओर चलने लगा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। He observe his image moving with, तो इमेज इधर 10 से चलेगी और लड़के को क्या दिखेगी, लड़का इधर खुद 10 से चल रहा है, इमेज उधर 10 से चल रही है, तो लड़के को रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी, दैट इज 20। बहुत पुराना 9th क्लास का कंसेप्ट है, तो आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डेप्थ। और वैसे भी कल बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर मैथमेटिकली करो तो काफ़ी तुम्हें लंबा चौड़ा लगेगा, बट मेक ए ट्रिक। ये डिस्टेंस a/2 है और ये a है, तो ये ऊंची ऊंची दीवारें बना दो a साइड की, तो जब ऐसे तुम बनाओगे तो ये a साइड के क्यूब के सेंटर में चार्ज आ गया, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0 और किसी एक सरफेस से जाने वाला Q/6ε0। तो ये 4th आंसर सही है। ओके सर, आई थिंक ये ख़त्म हो गया है, तो यस, थैंक यू एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और शेयर वगैरह कर दें। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय।